हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जैसे कि मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मैरोमॉर्फिक फंक्शन हमारा क्या होता है? एक ऐसा हमारा फंक्शन जो या तो रेगुलर फंक्शन हो, रेगुलर फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, इंटायर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन, सब बात हमारी एक ही है। रेगुलर का मतलब हमारा कोई भी उसमें सिंगुलरिटी ना हो, या तो एक हमारा फंक्शन कैसा हो जिसमें कोई भी सिंगुलरिटी ना हो, या सिंगुलरिटी हो तो केवल कौन सी हो, रिमूवल और पोल हो। बेसिकली एक ऐसा फंक्शन जिसमें एसेंशियल सिंगुलरिटी अवेलेबल ना हो, और उसमें यदि सिंगुलरिटी हो तो केवल रिमूवल और पोल हो, वरना वो हमारा एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। उस फंक्शन को क्या कहते हैं? मैरोमॉर्फिक फंक्शन। अगेन मैं बता देता हूँ, एक एनालिटिक फंक्शन या फिर या तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसमें केवल दो तरीके की सिंगुलरिटी हो सकती है, या तो रेगुलर और रिमूवल सिंगुलरिटी या पोल। इस तरीके का जो हमारा फंक्शन होता है वो मैरोमॉर्फिक फंक्शन होता है। जैसे इसके एग्जांपल देखें, साइन जेड हमारा क्या है? एनालिटिक फंक्शन है, तो हमारा मैरोमॉर्फिक हो जाएगा। 1/z इसमें पोल सिंगुलरिटी एक ही है, पोल, तो हमारी z इक्वल टू 0 पोल है, तो यानी कि ये मैरोमॉर्फिक फंक्शन हो गया। साइन z/z यानी कि रिमूवल सिंगुलरिटी है, 0/0 फॉर्म बननी है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, या तो ये हमारा मैरोमॉर्फिक फंक्शन हो गया। टेन जेड में हमारा किस में डिवाइड होगा? साइन जेड अपॉन कोस जेड में। कोस जेड से हमारी यहाँ पर रिमूवल सिंगुलरिटी आ जाएगी, यानी कि ये मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। अब जो मैरोमॉर्फिक फंक्शन नहीं होते, जैसे कि मैंने एसेंशियल सिंगुलरिटी हो, वो मैरोमॉर्फिक फंक्शन नहीं होता। e की पावर 1/z एसेंशियल सिंगुलरिटी 1/z एसेंशियल सिंगुलरिटी e की पावर 10z। e की पावर 10z जो हमारे होते हैं वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। वजह क्या होती है? जो उसमें हमारा 10 की बात करें, 10 में जो सिंगुलरिटी होती है वो मेजोरिटी में होती है, वो 0 से ज़्यादा पोल होते हैं, तो इस मेजोरिटी में पोल होता है। और क्योंकि ये इस तरीके से 1/z की तरह बिहेव करने लगता है, तो ये एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, इस वजह से ये हमारा मैरोमॉर्फिक फंक्शन नहीं होता। अब पिकार्ड थ्योरम फॉर अ मैरोमॉर्फिक फंक्शन। एक पिकार्ड थ्योरम हमारी पहले थी, आ नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन कैन ओमिट एट मोस्ट 1 पॉइंट। कि यदि हमारा कोई फंक्शन इंटायर है और नॉन कांस्टेंट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट छोड़ सकता है। पर पिकार्ड थ्योरम का यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया है, किस नाम से? मैरोमॉर्फिक फंक्शन के नाम से। कि पिकार्ड थ्योरम फॉर अ मैरोमॉर्फिक फंक्शन, कि एवरी नॉन कांस्टेंट मैरोमॉर्फिक फंक्शन। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? मैरोमॉर्फिक फंक्शन, यानी कि ये इंटायर फंक्शन भी हो सकता है या सिंगुलरिटी भी हो सकती है। इसमें केवल दो तरीके की, कौन सी हमारी, या तो रिमूवल सिंगुलरिटी हो या पोल हो। वहाँ पे क्या था? इंटायर फंक्शन ही था। वहाँ पे जो पहली पिकार्ड थ्योरम थी उसमें कंफर्म था कि हमारा इंटायर फंक्शन होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या है कि इंटायर भी हो सकता है या उसमें सिंगुलरिटी भी हो सकती है, रिमूवल या पोल। इस तरीके का जो फंक्शन है वो नॉन कांस्टेंट, इस तरीके का जो मैरोमॉर्फिक फंक्शन होता है वो नॉन कांस्टेंट होगा तब भी यदि वो दो एटमोस्ट 2 पॉइंट पे ओमिट करे, यानी कि ज़्यादा 2 पॉइंट भी छोड़ देना यदि वो, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। पिकार्ड थ्योरम में केवल एक पॉइंट छोड़ने वाला ही नॉन कांस्टेंट होता था इंटायर फंक्शन। इसमें यदि कोई फंक्शन हमारा मैरोमॉर्फिक फंक्शन है, इंटायर हो भी सकता है और उसमें रिमूवल और पोल सिंगुलरिटी भी हो सकती है। मैरोमॉर्फिक का तो मतलब यही है कि मैरोमॉर्फिक फंक्शन यदि हमारा दो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2 पॉइंट छोड़ रहा है तो वो हमारा नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा। और यदि वो कोई भी फंक्शन हमारा मैरोमॉर्फिक है और 2 से ज़्यादा पॉइंट छोड़ रहा है तो वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी थ्योरम है। इस पे बेस हमारा क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन क्या है? fz इक्वल टू 1/e की पावर z-1। तो इसमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा, जहाँ पे e की पावर z नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि e की पावर z हमारा 1 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो इसमें बताना है सबसे पहले e की पावर z-1 है, तो क्योंकि यहाँ पे 0 नीचे बनेगा, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, यानी कि इसमें एक सिंगुलरिटी मिलेगी, वो क्या होगी? पोल टाइप की। तो अब क्योंकि पोल टाइप की सिंगुलरिटी है, जब भी हमारा कोई फंक्शन या तो एनालिटिक हो या रिमूवल या पोल टाइप की सिंगुलरिटी रखे तो वो क्या होता है? हमारा मैरोमॉर्फिक फंक्शन। तो एफ हमारा मैरोमॉर्फिक हो जाएगा। सेकंड, द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ आर पोल। सही बात है, एक ही सिंगुलरिटी होगी हमारी, केवल पोल, क्योंकि नीचे 0 बनना है और किसी भी पॉइंट को यदि हमें रखने पर वो इनफाइनाइट हो जाए
तो वो हमारी सिंगुलरिटी कौन सी होती है, पोल होती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही करेक्ट हो जाएगा। एफ हैज इनफाइनाइट मैनी पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, कि एफ जो है हमारा इनफाइनाइटली मैनी पोल्स रखेगा। यदि हम बात करें ई की पावर जेड इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ई की पावर 2n पाई इंटू आई, ये होता है हमारे इसकी वैल्यू। तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई आई, क्योंकि यहाँ पर आई आ रहा है तो n की अलग अलग वैल्यू पे इनफाइनाइट इमेजिनरी जीरो मिलेंगी हमारी, इनफाइनाइटली जीरो मिलेगी ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल, हर पोल हमारा सिंपल होगा। ये भी बात सही है कि n की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो एक एक पोल हमारा मिलता जाएगा, जो कि हमारे एक पोल होने की वजह से सिंपल पोल होगा। तो इसके चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ये आया था CSIR नेट 2015 में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है, यदि कोई मैरोमॉर्फिक फंक्शन हमारा सी इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइन है, कोई भी ऐसा मैरोमॉर्फिक फंक्शन जो कि हमारा इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइंड है, इज कॉल्ड अ रेशनल फंक्शन, उसे हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। और मैरोमॉर्फिक फंक्शन हैविंग आइदर पोल और रिमूवल सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी, जो हमारा मैरोमॉर्फिक फंक्शन है ये हम जानते हैं तो इंटायर होगा वो, या फिर पोल या रिमूवल में से कोई सी एक सिंगुलरिटी रखेगा। अब बात करते हैं एफ जेड इक्वल टू हमारा सबसे पहले रेशनल फंक्शन किस टाइप के होते हैं, पी जेड अपॉन क्यू जेड। तो इसका एग्जांपल हो गया 1/z²। यहाँ पर यदि हम बात करें ये कौन सी सिंगुलरिटी रखेगा, पोल रखेगा, तो यानी कि ये हमारा मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। और ये हमारा रेशनल फंक्शन भी होगा, क्यों, क्योंकि 1 भी हमारा क्या होता है, एक पॉलीनॉर्मल होती है। और पॉलीनॉर्मल हमारी क्या होती है, इंटायर होती है। क्योंकि हमारा पी जेड हमारा इंटायर है, यहाँ पे इंटायर भी मतलब हमारा इंटायर फंक्शन भी हो सकता है या फिर रिमूवल और पोल सिंगुलरिटी भी हो सकती है। तो इस वजह से हमारा कौन सा हो जाएगा, रेशनल फंक्शन हो जाएगा। हालांकि रेशनल नाम से ही आप पहचान पा रहे होंगे। या हम करते हैं z²/1, ये भी हमारा रेशनल फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि z इक्वल टू इसे हम z² भी लिख सकते हैं और z²/1 भी लिख सकते हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। और 1 हमारा पॉलीनॉर्मल होती है और z² हमारा ऑलरेडी पॉलीनॉर्मल है। तो ये हमारा इंटायर फंक्शन है, इंटायर फंक्शन हमारे मैरोमॉर्फिक फंक्शन होते हैं, तो इस वजह से ये हमारा रेशनल फंक्शन भी बन जाएगा। नेक्स्ट हमें पूछा एक CSI नेट 2018 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। tan z एन इंटायर फंक्शन, tan z हमारा इंटायर फंक्शन होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि tan z हमारा इंटायर नहीं होता। क्यों, sin z अपॉन cos z होता है और cos z में हमारी पोल सिंगुलरिटी होती है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। tan z इज अ मैरोमॉर्फिक फंक्शन, मैरोमॉर्फिक हो जाएगा क्योंकि इसमें पोल सिंगुलरिटी है। एसेंशियल के अलावा कोई भी सिंगुलरिटी आ जाए तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाता है, मैरोमॉर्फिक। या तो इंटायर हो या एसेंशियल के अलावा दोनों में से कोई सी हमारी सिंगुलरिटी हो तो मैरोमॉर्फिक होता है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। tan z हैज अ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी, हमारा tan z आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखेगा एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, tan z है नॉन आइसोलेटेड एट इन्फिनिटी। हमेशा याद रखें, यदि हमारा 1 अपॉन किसी फंक्शन की पावर 1/z आए तो ये हमारा नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। तो इसमें हम चेक करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हमें क्योंकि सिंगुलरिटी किस पे लिमिट z टेंड टू इनफाइनाइट पे फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, -1/z², वही रूल निकालेंगे। और tan z है तो tan 1/z हो जाएगा। जैसे tan 1/z होगा, यहाँ पे हमारा 1/z² अलग ले लेंगे, sin 1/z अपॉन cos 1/z होता। अब क्योंकि इसमें पोल हमारा मेजॉरिटी पे होगा तो 1/z हमारा नीचे की तरफ आएगा, इससे ही हमारा पोल निकलेगा, तो इस वजह से इसमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी निकल जाएगी एट इन्फिनिटी। और यदि हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह 0 हो जाता तो ये हमारा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखता। तो हमें हमेशा याद रखना है, यदि f का फंक्शन 1/z नीचे की तरफ आ जाए तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होता है। और यदि f 1/z ऊपर की तरफ आ जाए तो ये हमारा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पॉइंट ऑफ 0 होता है। हालांकि एसेंशियल सिंगुलरिटी दोनों में होती है, पर यदि हमारा 1/z का फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और 1/z का फंक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमारा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा आर्गुमेंट थ्योरम। आर्गुमेंट थ्योरम से हमारा क्या, एक मैरोमॉर्फिक फंक्शन यदि हमारा f है इन अ सिंपल क्लोज कंटूर ये कहते हैं, डोमेन कहते हैं हम, किसी
क्लोज डोमेन में हमारा एक मैरोमॉर्फिक फंक्शन है, तो उसकी हमारी यदि हमें उसके इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारी क्या होती है n माइनस पी के ऊपर, वेयर n क्या होता है नंबर ऑफ जीरो, p होता है नंबर ऑफ पोल। जनरली यहाँ पे हम 2 इंटू एन माइनस पी यूज़ करते हैं, वो हम बताएंगे कहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा हमें याद रखना है n इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो हो जा और p इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। जितने हमारे जीरो आए हैं, मतलब जितने पॉइंटों पर हमारा फंक्शन जीरो हो रहा है वो तो n होगा, और जितने पॉइंटों पर जितने ऑर्डर के पोल हमारा आ रहा है वो हमारा p हो जाएगा। अब इसकी एक कोलररी भी है। कोलररी क्या बोलती है, यदि f डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड हो तो हम क्या करते हैं n माइनस पी करते हैं। लेकिन यदि इसमें हमारा एक अनदर फंक्शन जी जेड इंट्रोड्यूस हो जाए, यानी कि जी जेड से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम इस फंक्शन का नंबर ऑफ जीरो और पोल कैसे निकालेंगे तो उसे हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, आई इक्वल टू 1 टू के एच आई जी ए आई। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारी नंबर ऑफ जीरो हैं, जितने ऑर्डर के हमारे जीरो हैं वो तो हमारा एन आई हो जाएगा, कि हमारा कितने पॉइंटों पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, उसका क्या ऑर्डर है जिस पर जितने वैल्यू जीरो हो रही है वो तो हमारा एन आई हो जाएगा, और जिस भी पॉइंट पर हमारा फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है वो जी ए आई हो जाएगा। बेसिकली हमें करना क्या होगा, जितने भी ऑर्डर हमारा आ रहा है जीरो का, कि जितने भी नंबर पर हमारी फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है वो तो एन आई की वैल्यू हो जाएगी, और जिस पॉइंट पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है उस पॉइंट को हम जी जेड में पुट कर देंगे। जैसे मान लो वो ए आई पॉइंट है जिस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, तो जेड की जगह ए आई पुट करके जो भी हमारे इस फंक्शन में वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पुट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ होगा, यहाँ पोल के लिए होगा कि जितने नंबर ऑफ पोल आए हैं वो तो पी आई हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर हमारे पोल आए हैं उसमें जैसे मान लो बी आई पॉइंट पर हमारे पोल आए हैं तो यहाँ पर बी आई जेड की जगह पुट कर देंगे, जी जेड जो भी हमारा फंक्शन होगा तो हमारे नंबर ऑफ पोल आ जाएंगे। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे समेशन की यूज हो रहा है, हो सकता है हमारी जीरो एक हमारा फंक्शन इस तरीके हो जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, यानी कि हमारा जेड इक्वल टू 1 पे भी जीरो हो रहा है 2 पर भी, तो हमारा क्या होगा कि कितने ऑर्डर का पोल आ रहा है एट 1 पर, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी जीरो आ रहा है 1 पर, यानी कि n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर किस वैल्यू पर जीरो आ रहा है, जेड इक्वल टू 1 पर ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे जी जेड में यदि हमारा जी 1 आ जाएगा वन इंटू जी वन प्लस, क्योंकि समेशन आ रहा है तो हमें जीरो दोनों का निकालना है। अब कितने जीरो आ रहे हैं 2 पर, किस पॉइंट पर आ रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे हम 2 पर आ रहे हैं, ठीक, जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो है तो जेड इक्वल टू 2 पर जीरो आएगी। अब कितने ऑर्डर के आ रहे हैं, एक ही ऑर्डर का आ रहा है तो हमारी एन आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और किस पॉइंट पर आ जेड इक्वल टू 2 पर आ रहा है तो यहाँ पे जी 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ, और पोल की बात करेंगे तो सिमिलरली हमारा पोल के नंबर लिख देंगे और जिस पॉइंट पर पोल आ रहा है वो लिख देंगे। तो इस तरीके से हम फाइनली निकाल लेते हैं। इस पर बेस हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 1 है, जैसे कि 1/2 पाई आई जेड एफ डैश जेड एफ जेड डी जेड। यहाँ पर जी जेड की वैल्यू क्या है हमारा जेड, तो जी जेड की जगह हमारा एच जेड गिवन है, तो हम इसमें किस तरीके से निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम जैसे कि हमें एफ जेड क्या गिवन है 1/z-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज देखें तो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें कोई भी ऐसी जेड की वैल्यू नहीं मिल रही जो इस फंक्शन को जीरो कर दे। अब देखेंगे हम पोल हमारा जेड इक्वल टू 1 पर आ रहा है, और कितने ऑर्डर का आ रहा है 2 ऑर्डर का, तो यानी कि हमारी पोल की यानी कि पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 1, किस में, इसमें। हम फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। इस फॉर्मूले में पी आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी इक्वल टू हमारी 1, क्योंकि सॉरी पी आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, क्योंकि 2 ऑर्डर का पोल आ रहा है, और किस पॉइंट पर आ रहा है हमारा एट अ पॉइंट 1 पर, तो G1 निकाल लेंगे, और G1 की हमारे G की वैल्यू क्या है Z है, तो यानी कि Z की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो इक्वल टू हमारा पी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब क्योंकि हमारा शुरू में फॉर्मूला कंप्लीट क्या होता है NI GAI, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो जीरो हैं और हमारे किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं आ रहा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी माइनस, ये हमारा 2 आ गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -2। ठीक, अगेन सेकंड देखें हम। सेकंड में अब की बार हमने क्या करा कि अलग अलग पॉइंट पर पोल आ रहे हैं, एक तो जेड इक्वल टू, जैसे हमने
शुरू में जीरोस पर देखा था, इसमें पोल्स पर भी आ गया हमारा सामने कि z इक्वल टू 1 पर एक पोल आ रहा है, z इक्वल टू 2 पर एक पोल आ रहा है। किसी भी पॉइंट z की वैल्यू पर हमारा फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, तो यानी कि वो हमारा जो शुरू का पार्ट है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो माइनस, अब समेशन का साइन आएगा। समेशन में हमारा z कितने ऑर्डर का पोल आ रहा है, z इक्वल टू 1 पर 1 ऑर्डर का, तो ये 1 आ गया। और किस वैल्यू पर आ रहा है, 1 पर, तो g1 आ गया। मान लो जी जेड हमारा कोई फंक्शन है तो g1 आ गया। प्लस z इक्वल टू 2 पर हमारा कितने ऑर्डर का पोल आ रहा है, 1 ऑर्डर का, और किस पॉइंट पर आ रहा है, 2 पर, तो g2 पर। यानी कि इस वजह से यदि यहाँ पे भी z हमारा जी जेड इक्वल टू जेड हो जाए तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये 3 आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा इसका आंसर। अब अगेन इस पर हमारा CSI एंड नेट का क्वेश्चन है जून 2020 का। ये क्या आया था, एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है, मैरोमॉर्फिक में हमारा होलोमॉर्फिक भी होता है, तो यानी कि हम इसे मैरोमॉर्फिक भी बोल सकते हैं। एंड इफ f हैज़ अ जीरो ओनली एट z इक्वल टू जीरो, कि हमारा f एक जीरो रखता है z जीरो पर, यानी कि z जीरो एक पॉइंट है जिसपे कितने ऑर्डर का जीरो है, फिलहाल हमारा z जीरो एक पॉइंट है ये बताया। एंड इट्स मल्टीप्लिसिटी q, यानी कि हमारा इसमें क्या बताया गया है, सिंपली f हैज़ अ जीरो, f हमारा जीरो होता है फंक्शन ओनली एट z जीरो पॉइंट पर जीरो होता है, और जो उसका जीरो का ऑर्डर है वो क्या है, हमारा q। ठीक, ये यहाँ पर गिवन है, तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा ये क्योंकि हमारा ये फंक्शन कितने ऑर्डर का जीरो रखता है, q, तो शुरू में q आ जाएगा इंटू g, किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, z जीरो पे, जी जेड जीरो आ जाएगा। अब जी जेड की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, zp, यही तो है, और जी जेड जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू जेड नोट की पावर p, यही हो जाएगी, यानी कि q इंटू जी जेड नोट की पावर p, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। जेड नोट की पावर p आ रहा है कहीं, हाँ ये रहा, q इंटू, ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एफ जेड हमारा जेड की पावर q ई की पावर जेड स्क्वायर। अब यदि हम फिर इस फंक्शन को देखें तो इसमें क्या पोल हमारा बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि हमारा z इक्वल टू जीरो ही एक हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस फंक्शन को जीरो कर देगा, पोल हमारा कहीं पर निकलेगा नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस फंक्शन को इनफाइनाइट कर दे। ठीक, तो हमारा पोल मिलेगा ही नहीं। और z इक्वल टू जीरो कितने ऑर्डर का पोल है, यानी कि ये 3 बार आएगा, 3 ऑर्डर का पोल है क्योंकि पावर 3 है, तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू ये यहीं पर लगेगा जो मैंने बोला था आपको, 2 इंटू जो लगेगा n क्या, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 3, क्योंकि यहाँ पे जी जेड तो आ नहीं रहा, जो हम जी का फंक्शन रखेंगे तो यहाँ पे इंटू हमारा कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि जी जेड 1 है, हम चाहे उस पर 0 पुट कर लें, 1 कर लें, 2 पुट कर लें, जब हमारी जी जेड की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो 1 ही रहेगी। माइनस पोल हम देखेंगे, पोल क्या है हमारा, 0 है, एक भी पोल नहीं है, किसी भी ऑर्डर का, कोई भी किसी भी पॉइंट पर पोल ही नहीं बनना, ऑर्डर का क्या, इंटू हमारे किसी भी पॉइंट पर पोल ही नहीं बनना, तो जी हमारा ये क्या हो जाएगा, जी जीरो, यानी कि 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जी जेड की वैल्यू 1 ही है, तो हमेशा 1 ही आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 इंटू 3 इक्वल टू, यानी कि 6, यहाँ पे इसका 6 ऑप्शन, 6 जो सी ऑप्शन है वो राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, n इक्वल टू 1 to 17 z माइनस पाई बाई जेड, हमारे जेड किससे बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक, और हमारा एक तरीके से रेडियस दे रखी है, गामा टी डोमेन दे रखा है, e की पावर 2it, तो हमें एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड जी जेड की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू क्या दे रखी है, अल्फा पाई आई, इसकी भी वैल्यू दे रखी है हमें अल्फा पाई आई, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, उससे इक्वलेट करेंगे अल्फा पाई आई से, और यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 1 to 17 पर है, तो सबसे पहले 1 by 1 इसकी वैल्यू रखते जाएंगे, तो ये पाई आ जाएगा, z माइनस पाई, z इक्वल टू 1 रखेंगे, z इक्वल टू 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, z इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा।
और z इक्वल टू 4 रखेंगे तो z माइनस पाई बाई 4 अप टू ये कहाँ जाएगा, z माइनस पाई बाई कहाँ तक, 17 तक, यहाँ तक जाएगा। अब इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो मैं बात भी कर रहा था, यहाँ से हमारी इसकी रेडियस निकलेगी, यानी कि हमारी यहाँ पर ये क्या है, गामा टी क्या हमारा 1 इंटू ई की पावर आई डॉट टी है। हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में भी देखा था जहाँ पर हमने कोची इंटीग्रल के क्वेश्चन करे थे। इस तरीके की जो हमारी फॉर्म हो तो ई की पावर टी की का जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो क्या देता है, हमारी रेडियस देता है। तो यहाँ पे मोड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1, क्योंकि ठीक हमारा मोड जेड की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 1 आ गई, तो यानी कि इसके जो 1 में डोमेन में आएंगे या उससे कम होंगे वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उसके अलावा जो होंगे वो सब हमारे 0 हो जाएंगे। तो यदि हम z माइनस पाई की बात करें तो ये z माइनस 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ये 1 से ज़्यादा है तो ये 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 की बात करें तो ये 1.151 के समथिंग आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। पाई बाई 3 की बात करें तो 3.14 की डिवाइड 3 से करेंगे तो 1 से तो एक्स्ट्रा ही आएगा, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब जैसे हम पाई बाई 4 की बात करेंगे तो हम 3 की डिवाइड कर दें 4 से तो हमारा क्या आ जाता है 0.7 समथिंग आता है, यानी कि 1 से छोटा होगा, इससे आगे वाला इससे भी छोटा होगा, तो इस तरीके से 17 तक मिल जाएंगे। अब टोटल कितने हैं 17, उनमें से 3 चले गए तो हमारे कितने जीरोज बने, हमारा 14। तो 14 नंबर ऑफ जीरो इस फंक्शन में मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे हमारे किस ऑर्डर के मिलेंगे, 14 के। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 इंटू एन माइनस पी, 2 इंटू एन माइनस पी डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे हम रखेंगे। अब पोल तो हमारा इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि पाई बाई 2 पाई ये हमारा इस तरीके का फंक्शन आ रहा है, तो पोल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू हमारा 14 माइनस 0 यानी कि 28 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, अब क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल है तो इंटीग्रल को खोलने के लिए हम 2 पाई आई से मल्टीप्लाई भी करेंगे इंटू 28 इक्वल टू एल्फा पाई आई आ जाएगा। तो पाई आई से पाई आई कैंसिल हो गया हमारा, तो एल्फा इक्वल टू 56 आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ओपन मैपिंग थ्योरम। ये ओपन मैपिंग थ्योरम भी हमारी किस पे बेस है कि हमारा कोई फंक्शन यदि इंटायर है तो वो कांस्टेंट होगा नॉन कांस्टेंट होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। आ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन या बोलते हैं हम इंटायर फंक्शन मैप्स ओपन सेट टू अ ओपन सेट। तो हमारा सिंपल लॉजिक क्या यहाँ से मिल गया, यदि कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है और ओपन सेट से ओपन सेट पर जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा, नॉन कांस्टेंट होगा। और यदि हमारा फंक्शन एनालिटिक है और वो हमारा ओपन सेट से ओपन सेट पर नहीं जा रहा तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नो कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिंपल हमारी लैंग्वेज में डेफिनेशन है क्या कि हमें यदि कोई भी फंक्शन एनालिटिक गिवन है और कोई भी फंक्शन की मैपिंग गिवन है कि वो यदि ओपन मैप से ओपन मैप पे जा रही है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे फंक्शन क्या होगा, नॉन कांस्टेंट होगा। और यदि हमारा फंक्शन हमारा एनालिटिक तो गिवन है और हमारा ओपन मैप से ओपन मैप पे नहीं जा रहा तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इससे पहले हमने पिकार्ड थ्योरम देखी थी कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट जानने के लिए। उसमें क्या था कि हमारा यदि फंक्शन एनालिटिक है प्लस वो हमारा क्या है, यदि एनालिटिक है और हमारा एक कम ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट को ओमिट करता है तो हमारा वो नॉन कांस्टेंट होता है। यदि हमारा फंक्शन का ग्राफ एक से ज़्यादा पॉइंट को ओमिट कर दे तो वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। सिमिलरली हमारी लेबनीज़ थ्योरम थी कि हमारा कोई फंक्शन इंटायर है प्लस अनबाउंडेड है तो नॉन कांस्टेंट, इंटायर प्लस बाउंडेड है तो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो ये 3-4 डेफिनेशन है हमारी जो कि हमारी कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट के बारे में बताती हैं। तो ये हमारा बेसिकली सी पार्ट के क्वेश्चन में यूज होता है। जनरली इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम बने हैं। हम बात करें मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल हमारा क्या है, इफ एफ इज द नॉन कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक फंक्शन, एफ हमारा नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है इन आर रीजन डी, किसी डोमेन डी में, देन एफ मोड एफ जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड डी। कि हमारा जो एफ जेड हमारा फंक्शन यदि नॉन कांस्टेंट है और इंटायर फंक्शन है, यदि कोई हमारा नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है वो हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू किस पर रखेगा, हमेशा अटेंड एट द बाउंड्री, हमेशा बाउंड्री पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। यदि कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक इंटायर फंक्शन है और नॉन कांस्टेंट है और यदि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी किसी भी यानी कि डोमेन के बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट करती है तो वो मस्ट भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो यहाँ पे भी नॉन कांस्टेंट और कांस्टेंट के बारे में बताया क्या, यदि कोई हमारा फंक्शन नॉन कांस्टेंट है और इंटायर है तो वो किसी रीजन डी में, तो यदि वो बाउंड्री पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है तो वो नॉन कांस्टेंट होगा। बेसिकली है क्या, एनालिटिक फंक्शन है और हमारा जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि हमारी बाउंड्री पर है तो नॉन कांस्टेंट है, और यदि हमारा एनालिटिक फंक्शन या इंटायर फंक्शन है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री से अंदर है यानी कि बाउंड्री पर ना होकर अंदर की तरफ है तो वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा मिनिमम मोडुलो प्रिंसिपल है कि हम उसमें भी नॉन कांस्टेंट और कांस्टेंट का पता करते हैं कि यदि हमारी जो एनालिटिक फंक्शन है वो हमारा मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पर रख ले तो हमारा नॉन कांस्टेंट हो जाएगा, यदि बाउंड्री के अलावा किसी अंदर वाले पॉइंट पर रखेगा तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारा इस पर सी पार्ट पर क्वेश्चन आया, एक हमारा एक क्वेश्चन मिला था तो इसमें हम देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे एच जेड है, जेड माइनस ए, जेड माइनस बी, जेड माइनस सी, देन द मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा इन इज अटेन्ड। अब क्योंकि जेड माइनस ए, जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस सी, ये हमारे किस तरीके का फंक्शन है, पॉलीनॉर्मल का फंक्शन। पॉलीनॉर्मल का फंक्शन हमारा इंटायर फंक्शन होता है, और यदि हमारा इंटायर फंक्शन है, ठीक, यदि हमारा इंटायर फंक्शन है और यदि वो नॉन कांस्टेंट है, क्योंकि इंटायर तो क्योंकि हमारी पॉलीनॉर्मल इंटायर होती है और ये हमारा कांस्टेंट तो है नहीं फंक्शन, अलग अलग जेड की वैल्यू पर अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो कांस्टेंट भी नहीं है और इंटायर भी है फंक्शन। क्योंकि नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड करता है, बाउंड्री पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट नॉट अटेंड एट एनी पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, हमारे यानी कि ट्राइंगल पे किसी भी पॉइंट पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, गलत है क्योंकि बाउंड्री पर करेगा। इट अटेंड, नोट मैंने पे इसी वजह से यहाँ पे लाइन खींच रखी है, यहाँ पे नोट नहीं होगा। इट अटेंड एट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, कि ये हमारी जो वैल्यू करेगा वो इंटीरियर पॉइंट पर करेगा। हम इंटीरियर पॉइंट पर हमने बात करी थी, यदि कोई फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट के अलावा अंदर वाले पॉइंटों पर करे तो वो कांस्टेंट होता है, जबकि यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, नॉन कांस्टेंट। तो ये इंटीरियर पे भी नहीं करेगा तो ये भी गलत हो गया। क्या ये सेंटर पर करेगा, सेंटर पे भी नहीं करेगा ट्राइंगल के, ये भी गलत हो गया। इट अटेंड एट बाउंड्री पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा वो किस पर करेगा, बाउंड्री पर करेगा। ये ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि हमारा फंक्शन इंटायर है, क्योंकि पॉलीनॉर्मल है और नॉन कांस्टेंट है। पॉलीनॉर्मल हमारी नॉन कांस्टेंट भी होती है, हालांकि हम यही नहीं कहेंगे हर पॉलीनॉर्मल नॉन कांस्टेंट होती है। जैसे कि हमारा 1 है, ये भी हमारी पॉलीनॉर्मल बट कांस्टेंट है, पर लेकिन जेड स्क्वायर हमारा नॉन कांस्टेंट है। क्यों, जेड के अलग अलग वैल्यू पर हमारे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक, तो ये हमारा इसकी बाउंड्री पर देगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ट्राइंगल, तो हमारे यही पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, तो वह हमारी इसकी बाउंड्री पर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शेवाज लेमा और इसके साथ कुछ हमारे टॉपिक रह गए थे उन्हें कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।